नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पिछले 2.5 महीने से हम अपना शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपके साथ लेकर आ रहे थे और सवाल यही पूछ रहे थे कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। और अब कल यानी 2 मई को नतीजे जब आए तो इस सवाल का जवाब मिल गया है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल की जनता ने दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री अपना चुन लिया है। रास्ता साफ कर दिया है ममता बनर्जी के लिए बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का। 5 मई यानी बुधवार को ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं। लेकिन सीएम बनने के बाद ममता बनर्जी के सामने चुनौतियां कई मुंह फाड़े खड़ी हैं और इनमें सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल में बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ते कोरोना वायरस को काबू करने की। Victory of the Bengal people and victory of the country and victory of democracy. पिछले कई महीनों से जारी पश्चिम बंगाल के राजनीतिक सस्पेंस का कल अंत हो गया। जीत के बाद ये ममता बनर्जी की वो तस्वीर है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया था। 10 मार्च को ममता जब नंदीग्राम में पर्चा दाखिल करने गई थी तब उनके पैर में चोट लगी थी। ममता ने दावा किया था कि उन पर हमला हुआ है। पूरे चुनाव प्रचार में ममता पैर में प्लास्टर बांधे व्हीलचेयर पर ही दिखाई दी। लेकिन कल पश्चिम बंगाल में तीसरी बार जीतने और बीजेपी को हराने के बाद ममता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उनके पैर में कोई पट्टी नहीं थी, कोई प्लास्टर नहीं था। ममता अपने पैरों पर खड़ी थीं और बिना किसी सहारे के सीढ़ियां भी चढ़ रही थीं। बंगाल की सत्ता अब दीदी के हाथ में है, लेकिन सीएम बनने के बाद कई चुनौतियों को पूरा करना है। पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना केस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह विधानसभा चुनाव रहे हैं। 27 मार्च यानी पहले चरण के चुनाव तक पश्चिम बंगाल में एक दिन में 827 मामले आ रहे थे, लेकिन 8 चरणों के चुनाव ने बंगाल में कोरोना की तस्वीर बदल कर रख दी। 29 अप्रैल को 8वें चरण तक बंगाल में एक दिन में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे थे। कल जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई ममता ने भी कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता कोरोना को काबू करना होगा। আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি এখন হবে, যেহেতু কোভিড ইজ মাই ফার্স্ট প্রায়োরিটি এন্ড আই অ্যাপিল টু অল অফ মাই ওয়ার্কার্স নট টু গো ফর এনি ভিক্টরি র্যালি অর এনিথিং রাইট নাও because we will do the victory rally after the COVID situation is over. दूसरी चुनौती, पश्चिम बंगाल करीब 9 करोड़ की आबादी वाला राज्य है और बंगाल में अभी सिर्फ 23 लाख लोगों का फुल वैक्सीनेशन हुआ है। ऐसे में तेजी से बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करवाना ममता बनर्जी के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती, संगठित विपक्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के 77 विधायक जीतकर पहुंचे हैं। पहली बार ममता को बीजेपी के तौर पर संगठित विपक्ष से चुनौती मिलेगी। चौथी चुनौती, बढ़ती बेरोजगारी। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की दर 7.6% तक पहुंच चुकी है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद ममता को बेरोजगारी दूर करने के प्लान पर काम करना होगा। और देखिए, आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता, बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही टीएमसी के नेता प्रवक्ता शाकिर अली जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे। मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको जरा इस वक्त का अपडेट दे देते हैं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए, ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण की तारीख सामने आ गई है। 5 मई ममता बनर्जी शपथ ग्रहण करेंगी। विधायक दल की बैठक में ममता को नेता चुना गया है। विमान बंदोपाध्याय विधानसभा अध्यक्ष होंगे, ये भी साफ हो चुका है। और आज अब से करीब 1 घंटे बाद 7 बजे गवर्नर से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। फिर 6 तारीख को विधायकों का शपथ ग्रहण और 5 मई को खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ ममता बनर्जी लेंगी। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। अब सीधे आपको अपने मेहमानों के पास लिए चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, शाकिर अली जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शाकिर अली जी, सरकार बनाने जा रहे हैं आप, 5 तारीख को ममता शपथ लेने जा रही हैं। चुनौती सबसे बड़ी क्या है इस वक्त?
रुमाना जी, आपने तो चुनौती के बारे में हमारी जो सीएम बोली आपने तो कह ही दिया कि कोविड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और ये जो है चुनौती पूरे देश में होना चाहिए। ये सोहनावाज भाई को भी कहेंगे कि ये सर, मैं कोविड आपको से लड़ने- जरा सा रोकना चाहती हूँ। हमने तो अपनी रिपोर्ट में दिखा दिया कि कोविड इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, वही सबसे बड़ी चुनौती है। पर मैंने सवाल इसलिए पूछा सर कि ये चुनौती हम सबके सामने है, बावजूद इसके हमने देखा चुनाव आयोग की तरफ से जश्न पर रोक था, लेकिन कल तो आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता थे सर, वो हरा रंग, गुलाल, अबीर, पटाखे, मिठाइयाँ, बिना मास्क के, कोविड प्रोटोकॉल्स जो हैं उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उस पर तो कुछ काबू कर नहीं पा रहे थे। इसीलिए सवाल मुझे दोहराना पड़ रहा है सर, चुनौती का एहसास है। आ रहा हूं रुमाना जी, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप लोग तो, आपकी तो मीडिया हर स्टेट का जहां चुनाव हुआ था वहां कवर कर ही रही थी। थोड़ा बहुत तमिलनाडु में भी देखने को मिला, थोड़ा बहुत असम में भी, केरल में भी देखने को मिला, बंगाल में थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि बंगाल में इस तरह का चुनाव कर दिया गया था। इस तरह का चुनाव जो पहले कभी बंगाल में ऐसा चुनाव नहीं हुआ था। तो जो यहाँ की बंगाल की जनता है, ये जनता उत्साहित होकर जब सड़कों पर निकल गई तो ऐसा जो है माहौल बन गया। लेकिन इससे हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से कोई ऑर्डर था कि जश्न मनाना है, ऐसा तो है नहीं। ममता बनर्जी ने सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग घर जाओ और घर जाके अपने आप को कोविड से जो प्रोटेक्शन लेना है उसको लेकर तैयारी करो, और अपील भी जनता से, आवाम से किए कि आप लोग जो है कोविड का नियम पालन करो। ऐसी बात नहीं है। बात है कि 4-5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, थोड़ा बहुत सब जगह हुआ, कहीं कम हुआ, कहीं बेसी हुआ जी। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि हम लोगों ने धज्जियां उड़ाई और हम लोगों ने। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ममता की तरफ से अपील भी की गई, लेकिन समझिए इस बात को, कार्यकर्ताओं में जोश इतना ज्यादा था कि संभाले नहीं संभल रहा था, और इसके लिए आपने बता दिया कि माहौल जिस तरीके का बनाया गया, और आपने एक तरीके से कटघरे में बीजेपी को खड़ा कर दिया, क्योंकि सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, इतने स्टेक्स बीजेपी ने हाई कर दिए थे। इस तरीके की आक्रामक प्रचार की शैली जो बीजेपी ने अपनाई, शाकिर अली साहब कह रहे हैं अब इतना जश्न मनाने का अधिकार तो दीजिए। देखिए, दोनों बातें कह रहे हैं। कोरोना से बचाव भी करना और जश्न भी मनाना, ये दोनों संभव नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो 3 विधायक की पार्टी थी, हम ताकत से लड़े, हम 37% वोट लाकर 177 से ज़्यादा सीट हम जीते। लेकिन क्या हो रहा है, क्या मैं आज बताइए रोमाना जी, चर्चा क्या होनी चाहिए कि टीएमसी की जीत का मतलब है कि बीजेपी के वर्कर के घर में घुसकर उसको मारेंगे। हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ है। हम भी बहुत सी जगह जीते हैं, बहुत सी जगह चुनाव हारे हैं, हार जीत लगी रहती है। लेकिन आज बीजेपी के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, बीजेपी के वर्कर को मारा जा रहा है। जो जुलूस जा रहा है वो जुलूस जाकर सीधे बीजेपी के दफ्तर में घुसकर आप देखिए किस तरह से हमारे वर्कर को मारा जा रहा है। उसके वर्कर के घर में घुसकर टीएमसी, अभी भी चुनाव के बाद भी इस तरह का व्यवहार होता है। अगर आपके दरख्त में फल लगे हैं तो फलदार दरख्त झुक जाता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए हमारे कार्यकर्ता के घर में किस तरह से घुसकर उनको मारा पीटा जा रहा है। ठीक है, उनके घर में उनकी महिलाओं को, औरतों को उनके घर में तोड़फोड़ की जा रही है। तो ये जो यहाँ पर आप दिखा रहे हैं, ये जो आप एबीपी न्यूज पर वीडियो दिखा रहे हैं, शिकायत की गई इसकी, पुलिस को दिखाया आप लोगों ने ये वीडियो, कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? वही मैं आपसे यही रोमाना जी कहता हूं। मैंने कल जब ये जीते, देश के प्रधानमंत्री ने बधाई दी, गृह मंत्री ने बधाई दी, हम सब ने बधाई दी। अब चुनाव हो गया, अब चुनाव का मतलब खेला होवे तो खेला तो हो गया। अब क्या मौत का खेला करेंगे, हमारे वर्कर की हत्या करेंगे? अगर ये हरकत होगी, वो भीड़ जा रही है इकट्ठे होकर, कौन कोरोना प्रोटोकॉल है? बीजेपी का दफ्तर जलाना कोरोना प्रोटोकॉल है। बीजेपी के वर्कर को घुसकर उनके घर के फैमिली के मेंबर को मारना कोरोना प्रोटोकॉल है। जवाब लेती हूँ। अरे आप जीत गए हैं, लेकिन कम से कम इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। वाजिब सवाल, मैं जवाब लेती हूँ, लेकिन ये तो बता दीजिए, जो वीडियो आप अभी दिखा रहे थे, इस वीडियो को पुलिस को दिखाया बंगाल की, केस दर्ज हुआ है अभी तक, एफआईआर हुई है, कुछ हुआ है इसमें? कोई पुलिस वाला केस दर्ज करने को तैयार नहीं। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आपको रोमाना जी कहता हूं कि ये वीडियो दे रहा हूं, ये वीडियो आपको फॉरवर्ड भी कर रहा हूं। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बीजेपी कहां नहीं जीतती है? बीजेपी तो अभी आसाम में जीती है, पुडुचेरी में जीती है। क्या हम अपने विरोधियों के घर में घुसकर आपको फॉरवर्ड करवा दूं मैं ये? शाहनवाज हुसैन साहब से कहूं कि ये वीडियो आपको फॉरवर्ड करें, आप पुलिस का कुछ एक्शन करवाएंगे यहाँ पर?
सुन लिया ना आपने सवाल। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं साहब चुनाव तक खेला होबे, ठीक है चुनाव के लिए खेला होबे, लेकिन चुनाव होने के बाद चुन चुन कर बदला, मौत का खेला होबे, ये है क्या टीएमसी की रणनीति अब आगे? रुबाना जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शाहनवाज भाई ने कहा कि हम लोगों ने 75 सीट जीता, तो हम लोग भी जीते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट किए हैं। सही बात है। देखिए, बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट तक बन गया था कि कौन होम मिनिस्टर होंगे, कौन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, कौन स्पीकर होंगे। सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए 7 आदमी का लिस्ट बन गया था कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इनका जो 200 पार का जो नारा था वो भी खत्म हो गया। ये तो बंगाल को दखल कर लिए थे और प्रधानमंत्री ये अपने सभा से कह दिए थे कि 2 तारीख दीदी चली गई। अब मैं दूसरी पॉइंट पर आता हूं कि ये दंगे की ये जो बात कर रहे हैं, नंदीग्राम से हारी गई। ठीक है सर, उस पर आ जाऊंगी। अभी उन्होंने पहली बात का जवाब दिया है कि साहब ये जो कह रहे हैं कि 3 से हम पहुंच गए आगे 70 पार, ये तो दरअसल मायूसी है, इनकी मायूसी है, इसलिए जश्न नहीं मनाएंगे। अब हिंसा की राजनीति पर जवाब ले लेते हैं कि साहब चुनाव का खेला होबे के बाद क्या आप चुन चुन कर बदला लेकर मौत का खेला होबे, ये आरोप लगा रही है बीजेपी आप पर, आप जवाब दीजिए ना। माना जी, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि वर्तमान में हमारे तृणमूल कांग्रेस के भी एक कर्मी को खून किया गया है, लेकिन अभी तक बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर माननीय चुनाव कमीशन के हाथ में है। और इसके लिए देखिए, हम लोग का 22 मई 23 मई 24, अरे बोलने दीजिए शाहनवाज भाई, अरे प्लीज बोलने दीजिए। हम तो आपके बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, आप बोलने दीजिए। आप जब बोलिएगा तो हम खामोश रहेंगे। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप बोलिएगा तो हम खामोश रहेंगे, आप जरूर बोलिएगा। लेकिन चुनाव कमीशन बंगाल में जिस तरह से शीतलकुची में जो 5 लोगों का खून किया और इस तरह से वर्धमान में इलेक्शन के बाद खून हुआ, ये पूरी जिम्मेदारी चुनाव कमीशन पर बनती है। और हम लोग इतना जल्दीबाजी में है कि 5 तारीख को दीदी जो है शपथ लेने जा रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को अपने कंट्रोल में ले। हम लोग खुद जल्दीबाजी में है। शाकिर अली जी, चुनाव आयोग के हाथ में पुलिस की चाबी है क्या? पुलिस के हाथ में हथकड़ी बांधकर क्या चुनाव आयोग ने वो चाबी कुएं में फेंक दी है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? सर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्यों मुख दर्शक बनी हुई है? आप मांगिए, आप लोग सत्ता में आ रहे हैं, आप कहिए सैयद शाहनवाज हुसैन साहब से कि आपको फॉरवर्ड करें वो वीडियो, जिस वीडियो को वो मुझे फॉरवर्ड करने और चैनल पर दिखा रहे हैं, और आप कहिए कि आप एक्शन करवाएंगे। आप सरकार बनाने जा रहे हैं सर, लीजिए ना। जैसे चुनाव की चुनौती को हेड ऑन लिया, ऐसे ही प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुनौती को भी हेड ऑन लीजिए ना सर, तभी तो माना जाएगा कि आप लोग जनता के हित में वहां पर राज करने जा रहे हैं। लीजिए हेड ऑन इस चुनौती को। मैं आपके टीवी पर कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को इसकी कड़ी से कड़ी एक्शन ले। हमारे भी जो वर्कर मरे हैं उसके बारे में भी एक्शन ले, जरूर एक्शन लेना चाहिए चुनाव कमीशन को। अभी सेंट्रल फोर्स उनके हाथ में है, बंगाल का राज्य पुलिस उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में है। ठीक, कितने एसपी को ट्रांसफर किए? आइए सैयद शाहनवाज हुसैन साहब आ जाइए। आपने सुन लिया, वो पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब हमारे हाथ में थोड़ी है कुछ, अभी तो सब कुछ चुनाव आयोग देख रहा है, हमारा कोई लेना देना ही नहीं। वो कह रहे हैं हमारे वर्कर को भी मार दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर को जवाब ले रही हूँ सर, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ, अब सुन लीजिए शांति से। शाहनवाज भाई आइए प्लीज। देखिए, हम बहुत से स्टेट में चुनाव जीतते हैं और भारत के लोकतंत्र की खुशनदी ये है कि जो जीत हार होती है उसको स्वीकार किया जाता है। हम सब ने उनको बधाई दी। आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो आप ये समझिए कि ये क्या तर्क दे रहे हैं। आपके वर्कर आपके हाथ में नहीं है, क्या आप अपने वर्कर को कहेंगे अबीर लगा के डंडा लेकर जाके बीजेपी के वर्कर के घर में घुस जाओ, उनके माँ बहनों को मारो, उनका घर तोड़ दो, बीजेपी का दफ्तर जला दो? ये किस तरह की संस्कृति है? ये हिंसावादी संस्कृति जो तृणमूल ने पहले अपनाई, सारे कांग्रेस के लोगों ने अपना दफ्तर बंद कर दिया, कम्युनिस्ट वाले आपसे नहीं लड़े, हम मजबूती से आपसे लड़े हैं। चुनाव में हार जीत होती है, आपको वोट ज्यादा मिला आप जीत गए, और ठीक है दीदी नंदीग्राम में हार गई, तो हार जीत होती रहती है, लेकिन अगर आप जीते हैं तो आप व्यवहार किस तरह का कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो हम खामोश बैठेंगे? हमारे पास आंदोलन का रास्ता है, हमारे पास राज्यपाल के यहाँ जाकर हमने शिकायत की है, दिलीप घोष जाकर राज्यपाल से मिले हैं और महामहिम राज्यपाल से कहा है कि वहां पर जिस तरह की हिंसा हो रही है उसको रोकना चाहिए। ठीक है, ममता जी को अपने वर्कर को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है सर। ममता जी, अगर आप जीती हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी, तो अपने वर्कर को यह इशारा मत कीजिए। और कैसे नहीं होगा? दीदी ने तो चुनाव से पहले कह दिया था कि चुनाव के होने के बाद देख लेंगे, तो आपके वर्कर को बोलिए कि वो इन्हें ऐसे बोला था,
आपके वर्कर तो वही कमांड लेकर चल रहे हैं। मैं जवाब दीदी ने लेती हूं, सर। भाषण में बोला था कि मैं देख लूंगी, मैं जवाब तो क्या लेती यही हूं। देखेंगी? मैं जवाब लेती आप- हूं। ये बदला, आप दिखा ये भी रही बदले हैं। की राजनीति, ये बदले की राजनीति हो रही है शाकिर अली जी। शाहनवाज हुसैन साहब बहुत क्लियरली ये कह रहे हैं, वो सीधे सीधे कटघरे में आपकी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। वो इस तर्क को नहीं मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था से आपका कोई लेना देना नहीं। वो कह रहे हैं कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बेलगाम हैं क्योंकि शेयर खुद ममता बनर्जी ने उन्हें दी है। इसका जवाब दीजिए। रुमाना जी बहुत क्लियर मैं भी बोल रहा हूं आपको कि ये जो बड़े बेबाकी से कह रहे हैं कि कांग्रेस और सीपीएम को छोड़िए और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी है, तो हमारे तृणमूल कांग्रेस से जो निकल के 150 नेता गए हैं, उनको ये लोग 150 को टिकट दिए हैं और सबका सब चुनाव हारे हैं। और पुराने बीजेपी और नए बीजेपी, ये लोग का आपसी दंगा भी देखिए, आपसी दंगा भी हो रहा है कि नए लोग बीजेपी में आए और वो उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का हार हुआ। और तो हार के आप ये कह रहे हैं कि हार गए तो इसलिए आपसी इनमें सिर्फ उठव्वल शुरू हो गया, बाहरी और भीतरी का खेल बीजेपी में शुरू हो गया। आप ये कह रहे हैं वर्कर को नियंत्रित करेंगे कि नहीं? वो कह रहे हैं हमारा वर्कर का, रोकेंगे कि नहीं? इसका वो जवाब सैयद दीजिए। शाहनवाज हुसैन साहब वो कह रहे हैं हमारे वर्कर का ही कोई लेना देना नहीं है। पहले कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, अब वो कह रहे हैं इसमें हमारे वर्कर का भी कोई लेना देना नहीं है। ये जो टीएमसी वालों को आपने शामिल किया है बीजेपी में, अच्छा। ये ओरिजिनल बीजेपी वाले और जो टीएमसी वाले बीजेपी में आए हैं, ये उनके बीच की सिर्फ उठव्वल है, वो ये कह रहे हैं। रमाना जी, आपके डिबेट में बहुत सीरियस डिबेट की और आप भी समझती हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं जी। क्या ये कहीं से भी जायज है? जो देश के लोग अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि कहीं से जायज है कि कोई पार्टी जीत जाए तो दूसरे वर्कर को जाकर मारे पीटे, बीजेपी का दफ्तर जला दे? क्या हमारे वर्कर जलाएंगे? जिम्मेदारी से शाकिर अली साहब को लेनी चाहिए। ममता जी अगर प्रोग्राम देख रही हो, एबीपी वहां देखती हैं, वो एबीपी देख रही हो, तो मैं उनसे अपील करता हूं, कम से कम अगर आप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं तो आपको जिसने वोट दिया उसके भी मुख्यमंत्री, जिसने नहीं दिया उसके भी मुख्यमंत्री, पूरे राज्य का जिम्मा होता है। बिल्कुल और सही अभी बात। भी आप मुख्यमंत्री से रिजाइन नहीं किया इन्होंने। शाकिर साहब ने अलग बात कह दिया, मुख्यमंत्री अभी वो निवर्तमान या पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, अभी भी वो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने वो पूरा डाटा जब दे देता है तो क्या जिम्मेदारी नहीं? नहीं ठीक है। ये कह देना कि वो उनके वर्कर नहीं मैं है। कोशिश करती हूँ कि एक बीच की बात करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, और वो बीच की बात ये शाकिर अली साहब कि चलिए अगर आपकी बात को भी कुछ जगह दी जाए, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब की बात को भी समझा जाए, तो एक वैलिड पॉइंट तो सैयद शाहनवाज हुसैन साहब उठा रहे हैं ना कि अच्छा लगता है दीदी के सर पर ताज सजने वाला है, 5 मई की तारीख आ गई है जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, ऐसे बंगाल जलते हुए ऐसी तस्वीरें आए, उसके बीच में वो चाहती हैं उनके सिर पर ताज सजे। इसकी जिम्मेदारी तो कोई लेगा ना शाकिर अली जी? ये तो बुनियादी सवाल है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। रुमाना जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि देखिए, जैसे ही चुनाव कमीशन आया, वो आते आते बंगाल के डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर को ट्रांसफर कर दिया और डीजी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जो लोग बंगाल के और नए लोगों को जो जिसका एक्सपीरियंस नहीं था उनको ले आके बैठा दिए। उनको समझना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर का जहां मैटर है, जो उतने दिन से बंगाल को डील करे, उनको रखना चाहिए। दूसरी बात जो अभी शाहनवाज भाई बोले कि देश की जनता देख रही है, मैं आप जो स्क्रीन पर ये जो आगजनी का मामला दिखा रहे हैं, ये शाकिर अली जी आप इतनी मासूमियत भरे जवाब देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अपना पल्ला बचाने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये आगजनी, ये सर फुटअव्वल, ये सारा नतीजे आने के बाद ही हुआ, इससे पहले क्यों नहीं हो गया? तब भी तो सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। कहीं ना कहीं तो आपको स्वीकार करना होगा ना सर कि ये शय जो मिली हुई है आपके वर्कर्स को, उसी की वजह से ये हुड़दंग, ये हंगामा, ये कानून व्यवस्था की धज्जियां जल रही हैं सर, उड़ नहीं रही है यहाँ पर। हम बहुत ही क्लियर बोलना चाहता हूं कि ये जो आप दिखा रहे हैं, ये आरामबाग क्षेत्र है, जो आरामबाग लोकसभा क्षेत्र में जो हमारी पत्नी यहाँ की सांसद है, और यहाँ पर जो आरामबाग विधानसभा, ये बीजेपी का जीता हुआ सीट है। और यहाँ पर हम गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं कि नए बीजेपी और पुराने बीजेपी के कारण, ऑफिस दखल करने के कारण ये जो है आगजनी का हुआ है। तो तीसरी बार बंगाल की सत्ता में ममता बनर्जी की वापसी हो रही है, और ऐसे में चर्चा इस बात को हम लेकर कर रहे हैं कि ममता के सामने अब बड़ी चुनौतियां क्या हैं। जो सामने चुनौती खड़ी नजर आ रही है, जिस पर शाकिर अली और सैयद शाहनवाज हुसैन साहब के बीच आर पार आप देख रहे हैं, वो एक तो कोरोना से निपटने की और दूसरे कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर चुस्त दुरुस्त करने की। ऐसे में शाकिर अली साहब आप मुझे जवाब दीजिए कि अगर इसी तरीके का ये टकराव रहेगा बीजेपी और टीएमसी के बीच, तो मतलब ये टकराव सीधे सीधे राज्य और केंद्र के बीच का बन जाएगा। फिर
कैसे राज्य के हित में आप लोग काम कर पाएंगे सर? देखिए रुबाना जी, ये सब बातें जो हम लोग आज बहस कर रहे हैं एबीपी न्यूज पे कर रहे हैं, कोई ये मामूली बात नहीं। देखिए राज्य का और सेंट्रल का जो तनाव है ये कोई नई बात नहीं है। ये आपने 7 सालों में देखा होगा कि राज्य और केंद्र का हो जाता है, बहुत सारे इश्यू पर हुआ है। क्योंकि कहीं भी अगर देखिए एक स्टेट जो है वो भी चुनी हुई सरकार है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी चुनी हुई सरकार है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अगर डायरेक्ट अगर किसी राज्य में अगर इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो देखिए वहां के मुख्यमंत्री किस तरह से रिलेशन बना के चलते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सीनियरिटी बेसिस में देखेंगे तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत सीनियर लीडर है, तो ये चीज आपको मानना पड़ेगा, शहनवाज भाई को भी मानना पड़ेगा। आइए जवाब दीजिए सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, जवाब दीजिए। उनका भी ईगो है, ठीक है सैयद शाहनवाज हुसैन साहब जवाब दीजिए। देखिए हम तो उनको अडवाणी जी से भी सीनियर मानते हैं, अब पता नहीं किस तरह से सीनियर और जूनियर, हम तो बहुत उनका इसलिए तो प्रधानमंत्री और हम सब लोग उनको बड़ा मान के दीदी ही बुलाते हैं ना, बहुत सीनियर है। सीनियर है तो व्यवहार जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हैं तो जब जिम्मेदारी मिलती है तो आपके दरख्त में जब फल लगते हैं तो थोड़ा झुक जाता है। अगर आपको जनता ने इतनी सीटें दी हैं तो इसलिए कि वो फल तोड़कर जनता का सर फोड़ेंगे। झुकने झुकाने का ही है ना। हाँ, सारा खेल तो इस झुकने झुकाने का ही है ना। यही तो टीएमसी कह रही है कि साहब ममता बनर्जी झुकेंगी नहीं। देखिए पूरा चुनाव तो इसी खेल पर हो गया ना, खेला होवे जो हुआ है वो पूरा झुकने झुकाने का ही खेल था शाहनवाज भाई, ये मानना पड़ेगा आपको। जी जी, ये तो हम अपना चुनाव लड़े, हम बड़ा टारगेट करके लड़े, हम अपनी ताकत से लड़े, हमको जिस तरह लड़ना था वैसे लड़े, उनको जैसे लड़ना था वो लड़े। हम 37% वोट लेकर हम एक अच्छी खासी सीट लाए, मुख्य विपक्षी दल हम वहां पर हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप सरकार में आ गए तो हमारे वर्कर की गर्दन उड़ा देंगे, ठीक है, हमारे वर्कर के घर में आग लगा देंगे? ठीक है, लेकिन लेकिन सवाल बड़ा ये हो जाता है कि क्या ये तनाव, क्या ये आरोप प्रत्यारोप का खेल, इसे क्यों ना महज एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग, पॉलिटिकल स्टंट माना जाए? क्योंकि इसी तरीके के हालात हम सब ने देखा था चुनाव से पहले थे, और तब जब बार बार ये कहा जाता था कि साहब राष्ट्रपति शासन लगेगा क्या, लगा दीजिए ना राष्ट्रपति शासन, अगर कानून व्यवस्था इतनी खराब है, उस पर मौन साध लिया जाता था केंद्र की तरफ से। ये हम सब ने देखा है। इसीलिए सवाल ये कि क्या एक बार फिर से ये जो तनाव केंद्र और राज्य के बीच, ये टकराव कानून व्यवस्था को लेकर, क्या ये फिर से पॉलिटिकल स्टंट, पॉलिटिकल पोस्चरिंग है? इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बंगाल टीएमसी ममता ने जीत लिया लेकिन अपनी सीट ममता हार गई, इसे लेकर आगे मेहमानों से बात करेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बहुमत के साथ बंगाल की सत्ता में वापसी की है। पश्चिम बंगाल का पूरा चुनाव बीजेपी बनाम ममता बनर्जी का रहा और ममता ने अपने दम पर विजय हासिल की, लेकिन वो खुद अपनी नंदीग्राम सीट से हार गई। पर ममता की इस हार में टीएमसी की जीत छिपी है, क्योंकि नंदीग्राम से हारकर ममता ने बंगाल जीत लिया। पूरी रिपोर्ट विस्तार से देखिए। That is only one seat, we don't mind for that because Bengal won the match. पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम, वो सीट जो बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए नाक की लड़ाई बन गई थी। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, जिन्हें बंगाल की राजनीति में दादा कहा जाता है, उन्होंने नंदीग्राम को राजनीति से ज्यादा व्यक्तिगत लड़ाई मान लिया था, और उसी की मिसाल है उनका ये बयान। 8 लाख ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখুন। जाहिर है नंदीग्राम की सीट पर ममता को हराने के बाद शुभेंदु अपने दावे के मुताबिक राजनीति छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इस सच को मानने से इनकार कैसे करेंगे कि वो ममता को सिर्फ 1953 वोटों से हरा पाए हैं। हालांकि ममता ने नंदीग्राम के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। Full of state given one mandate and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case and we will fight for that. That is only one seat, we don't mind for that because Bengal won the match. नंदीग्राम ममता हार जरूर गई हैं, लेकिन खुद हारकर उन्होंने बंगाल जीता है। ममता के करीबी और उनकी सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने जब बीजेपी का दामन थामा
तो ममता ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से ही चुनौती देने का फैसला किया, क्योंकि ममता पश्चिम बंगाल को संदेश देना चाहती थी कि उनकी दीदी ना तो डरती है और ना ही दबती है। सीट এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম। अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। नंदीग्राम अधिकारी परिवार का गढ़ था और इसी नंदीग्राम से ममता सीएम की कुर्सी तक पहुंची थी, लेकिन इस बार ममता को यह बताना था कि नंदीग्राम उनकी भूमि है, शुभेंदु अधिकारी की नहीं। और इसके लिए ममता ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सारा पृथ्वीते एकटाई नाम থাকবে, মনে রাখবেন, নন্দীগ্রাম, নন্দীগ্রাম, নন্দীগ্রাম। তোমায় প্রণাম, তোমায় সালাম, তোমায় প্রণাম, তোমায় সালাম। दरअसल 15 साल पहले तक नंदीग्राम लेफ्ट का सबसे मजबूत गढ़ होता था। 2007 में जब लेफ्ट सरकार ने सलीम ग्रुप केमिकल हब बनाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की मंजूरी दी तो किसान विरोध करने लगे। किसानों के विरोध को ममता ने भुना लिया। उस विरोध और आंदोलन ने ममता को 2009 के लोकसभा चुनाव में भरपूर फायदा पहुंचाया और आखिरकार 2011 में पश्चिम बंगाल में ताजपोशी करवा दी। ममता किसी भी हाल में नंदीग्राम को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती थी और इधर शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे थे। इसके 3 कारण थे। पहला, खानदानी प्रभाव के कारण शुभेंदु को लगता था कि उनको कौन हरा पाएगा। दूसरा, बीजेपी में अचानक कद बढ़ा। और तीसरा, पिछली बार नंदीग्राम से मिली शानदार जीत। सारी स्थितियां शुभेंदु के पक्ष में थी। बावजूद इसके ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को चुनौती के लिए लिया और संदेश पूरे बंगाल तक गया। ममता नंदीग्राम में हारी जरूर है, लेकिन इस हार में कहीं ना कहीं ममता की जीत भी छिपी है। That is only one seat, we don't mind for that because Bengal won the match. और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आपको बीरभूम के बोलपुर से। बड़ी खबर बता देते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ता की बीरभूम में पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतक कार्यकर्ता का नाम गौरव सरकार। आज दोपहर में ही ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। शांति बनाए रखने की अपील कर रही थी वो लोगों से। अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं वो संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि कानून व्यवस्था हाथ में ना लें। लेकिन देखिए किस तरीके की खबरें रह कर आ रही हैं बंगाल से। कल ही नतीजे आए और नतीजों के बाद से ये खबरें हिंसा की। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती इस वक्त मौजूद हैं। कुंतल, ये क्या हो रहा है? जब से नतीजे आए तब से इसी तरीके की हिंसा की खबरें। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और बार बार तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े नेता है ममता बनर्जी समेत सभी ये शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं हाथ के बाहर जा रहा है। और सिर्फ बीरभूम में नहीं, बीरभूम में तो इतना दुखद एक घटना की खबर सामने आ रही है, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं, बेलेघाटा, जगतदल, कालीनगर, अलग अलग जगहों में, मतलब पूरे दिन में अगर काउंट करें तो 9-10 ऐसी घटना की खबर सामने आई है जो मतलब काफी चिंताजनक है। और ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो हाथ के बाहर जा रहा है। कहीं ना कहीं ये समर्थक इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अफसोस तो इसी बात का है कि बेलगाम इस वक्त समर्थक नजर आ रहे हैं टीएमसी के। आप कितनी भी सफाई दे लीजिए शाकिर अली साहब, लेकिन इस वक्त ये जिस तरीके की हिंसा हो रही है प्रदेश में, राजनीतिक हिंसा है ये, और इससे घर उजड़ रहे हैं सर। इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी होगी और अब आप सत्ता में आ रहे हैं, आप इससे बच नहीं सकते। देखिए रुमाना जी, मैं कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि ये सेंट्रल फोर्स क्या सिर्फ इलेक्शन चुनाव करवाने के लिए लाया गया था क्या? अरे आप सेंट्रल फोर्स रखिए ना, अभी जहां जहां तो ये हो रहे हैं अपने इलाके में, वहां पर कम से कम उस चीज को लगाइए। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव कमिशन खामोश क्यों बैठ गया। क्या इसको इस जीत से उसको क्या तकलीफ हो गई क्या? आपको सेंट्रल फोर्सेस, आपको चुनाव आयोग, आप सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ इतनी बात पूछी जा रही है कि आप लोग खुद लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं पर? आप लोगों की अपील जो है वो असर क्यों नहीं कर रही है? ममता बनर्जी का कंट्रोल क्यों नहीं है कैडर पर? आप देखिए, कैडर पर पूरा कंट्रोल है और पूरी लगाम वो लगा रही है और अपील भी कर रही है
सब चीज हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ से ये लोग को इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी को खत्म होने दीजिए, जितना जल्दी खत्म हो, ताकि हम लोग चाहते हैं। और अभी उनके अंदर में है, कम से कम वो अपना सेंट्रल फोर्स सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, कम से कम ये सब शाकिर अली साहब एक सेकंड, शाहनवाज भाई आप जवाब दे दीजिएगा, लेकिन शाकिर अली साहब मैं बस इतना कह दूं सर कि 5 मई दूर नहीं है, परसों 5 मई है और दीदी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आज तो बैठकर आपके पास ये ढाल भी है चुनाव आयोग के नाम की और सेंट्रल फोर्सेस के नाम की, परसों के बाद से ये ढाल भी नहीं रहेगी आपके पास। आप समझ रहे हैं हालात कितने बेकाबू इस वक्त प्रदेश में हो रहे हैं। आ जाइए सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। ठीक है सर, 1 मिनट शाहनवाज भाई को सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, वो जो बोलपुर का इलाका है, वहाँ चुनाव से पहले भी दहशत थी। हमारे पार्टी की नेता गई थी, उन पर हमला हुआ था। मैं खुद बोलपुर गया था, वहाँ अनुव्रत मंडल इनका एक बाहुबली है जिसका पूरा आतंक है। और हमारा जो वो सरकार, गौरव सरकार, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता था, उसकी पीट कर हत्या हुई। कल ही वो जो एमएलए जीते वो नोटिफाइड हो गया। जो वहाँ पर जो सेंट्रल फोर्स गई है वो चुनाव कराने गई थी, वो वहाँ पर क्या थाना कब्जा करने गई थी? थाना तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। स्टेट में ममता जी अभी भी मुख्यमंत्री है। नहीं, जितने गौरव सरकार बीजेपी का वर्कर है वो काम कर रहा था, उसके साथ जो हुआ है, ये हत्या की राजनीति बंद कीजिए। आप लोग ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस वर्कर हमारा वर्कर है, जो हमारा वर्कर है वो हमारा वर्कर है, चाहे 1 दिन का वर्कर हो या 10 साल का वर्कर हो। जो बीजेपी का झंडा थामता है उसको हम छाती से लगा लेते हैं। और इस तरह हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी होगी, हत्या होगी, ऑफिस जलाए जाएंगे, दुकान लूटा जाएगा। क्या क्या वीडियो मैंने आपको भेजा है रोमाना जी, किस तरह की हरकत वहां पर हो रही है। तृणमूल कांग्रेस के लोगों को लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ऐसे मारेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म हो गया तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठेगी। और शाकिर अली साहब ये कहकर कि साहब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, अभी तो हमने शपथ ग्रहण भी नहीं किया है, अभी तो सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई हैं। आप समझ रहे हैं इस तरीके की बयानबाजी से आप और हालात खराब करने में भूमिका निभा रहे हैं, आप और शह दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। सर यहाँ बैठकर आपको तो अपील करनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए गुंडागर्दी। रुमाना जी, हमारे मुख्यमंत्री 7 बजे जा रहे हैं गवर्नर के पास, इस विषय पर भी बात होगा। ऐसी बात नहीं है। मैं शाहनवाज भाई को भी बता देना चाहता हूं कि आप गवर्नर हाउस से रिपोर्ट ले लीजिएगा। 7 बजे हमारे मुख्यमंत्री गवर्नर हाउस में जाएंगे और इस पर लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात होगा। ये भी इशू है और बात होगा। की मुख्यमंत्री बनेंगी शाहनवाज हुसैन साहब, आपने सुना वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर दीदी सजग हैं, और अभी जब 7 बजे वो जाएंगी राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तो कानून व्यवस्था को लेकर वो बात करने जा रही हैं। वो परेशान है खुद इन हालात को देखकर। क्या बात कर रहे हैं? शाकिर साहब सीनियर आदमी हैं। शाकिर साहब वो बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है या सिर्फ जितना % वोट मिला है उतने % की बनी है? पूरे बंगाल की चिंता करना नहीं। जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो क्या बंगाली मानुष को आप मार देंगे? ये सरकार जो लड़का है, जो जिसकी हत्या हुई, वो बंगाली नहीं है। जय बंगला कह के अपने बंगाली मानुष को ही मार देंगे क्या? वो अगर बीजेपी में हो तो वो बंगाली मानुष नहीं है। ये राजनीतिक बात कर रहे हैं। हत्या की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? हत्या की राजनीति कब बंद होगी? देश जानना चाहता है, जवाब दीजिए आप। देखिए, अपील तो कीजिए शाकिर साहब। नहीं, मैं अपील देख रहे होंगे, आप दीदी अपील कर रही है, लेकिन शाकिर साहब आप अपील नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं चुनाव की जिम्मेदारी है। मैं अपील कर रहा हूं, बंगाल में शांति बनाए रखे तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट और कांग्रेस के तमाम वर्कर, अपने सबसे मैं अपील कर रहा हूं कि हाँ शांति बनाए रखे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जो नए तृणमूल को लिए हैं उनको आप कंट्रोल में करिए, बराए मेहरबानी उनको कंट्रोल में करिए। नया और पुराने को जो झगड़ा लगा हुआ है उसको शाहनवाज भाई आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मैं ऑनेस्टी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा कि सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, शाकिर अली कह रहे हैं कि हम भी इन हालात से खुश नहीं है, हमें भी तकलीफ हो रही है इन हालात को देखकर। ममता बनर्जी जा रही है राज्यपाल से मुलाकात करने, कानून व्यवस्था को लेकर भी वो चर्चा करेंगी, लेकिन जिस तरीके से वो अपील कर रहे हैं, ममता बनर्जी अपील कर रही है, शाकिर अली अपील कर रहे हैं, शाकिर अली कह रहे हैं कि बीजेपी भी तो अपील करे ना, बीजेपी भी अपील करे अपने उन कार्यकर्ताओं से जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कि इस तरीके से हिंसक हरकतों को अंजाम ना दें। क्या आप अपील करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से?
और अब इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। शाम 7 बजे का अपॉइंटमेंट था ममता बनर्जी का राज्यपाल से मुलाकात करने का, और इस वक्त बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ममता बनर्जी जो हैं वो राजभवन पहुंच चुकी हैं। राज्यपाल से मुलाकात के लिए ममता बनर्जी राजभवन पहुंची। राजभवन के भीतर दाखिल हो चुका है ममता बनर्जी का काफिला। कल ही ममता बनर्जी ने बम्पर जीत हासिल की है। बंगाल की सत्ता में तीसरी बार टीएमसी को पहुंचाया है ममता बनर्जी ने अकेले अपने दम पर। अकेले योद्धा की तरह, घायल योद्धा की तरह ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव में प्रचार किया। व्हीलचेयर पर बैठकर पैर में पट्टी बंधी हुई, यही वो तस्वीरें थी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी राजभवन पहुंच गई हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। 5 मई उनका जो तारीख है वो तय हो गई है शपथ ग्रहण को लेकर। इसके बारे में भी वो राजभवन को सूचित करेंगी। और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं कि ममता सत्ता में आ रही हैं, लेकिन सत्ता में आने के साथ ही ममता के सामने जो चुनौती, ये तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए, जिस वक्त काफिला दाखिल हो रहा था ममता बनर्जी का राजभवन के भीतर, उस वक्त की ये तस्वीरें। काफी बड़ा काफिला है। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के कुछ नेता भी जो पहुंचे हैं राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। और जिस तरीके से टीएमसी के नेता जो हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हैं, शाकिर अली जी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर भी वो राजभवन जब गई हैं तो राज्यपाल से जरूर बात करेंगी। मेरे ख्याल से कुछ बता पाएंगे शाकिर अली जी कि राज्यपाल से वो इस बारे में क्या बात कर सकती हैं? रुमाना जी, देखिए, मुख्यमंत्री बनना, वक्त तय करना और ये सब एक प्रोटोकॉल है, ये ठीक समय से हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो खबर है, ये 2 खास मुद्दा है। 2 खास मुद्दा पर गवर्नर जी से बात होगा। एक होगा कोविड का जो सिचुएशन है, कोविड पर बात होगा, और दूसरा जो है आफ्टर इलेक्शन बंगाल में जो छुटपुट जो ये घटनाएं हो रही है, इस पर जरूर बात हो रही है। ये 2 मुद्दे पर तो जरूर बंगाल में बात होगा। और इस पर आप दीदी जब बाहर निकल के जब स्टेटमेंट देगी तो आप देखिएगा कि इस पर बयान भी आ जाएगा। अच्छा। तो ये हमारे 2 खास मुद्दे हैं और ये जरूर बात नहीं, आप बहुत अहम जानकारी इस वक्त एबीपी न्यूज को दर्शकों को दे रहे हैं कि साहब देखिए, इस वक्त ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर दीदी जरूर बात करेंगी राज्यपाल से। एक कोरोना को लेकर और दूसरा जिस तरीके की ये हिंसक घटनाएं बंगाल में हो रही है इसको लेकर। ये जो बातचीत होगी, क्या केंद्र से किसी तरीके की सहयोग अपील वो राज्यपाल के माध्यम से करवाना चाहेंगी क्या? कुछ ऐसी जानकारी शाकिर अली साहब? नहीं, देखिए, इसमें दीदी सक्षम है। दीदी को जो लगेगा, दीदी जैसे आपने देखा है, दीदी जब अपने बूथ पे गई थी तो वहां से डायरेक्ट वो गवर्नर को फोन कर ली, डायरेक्ट किसी को फोन कर ली। तो दीदी के अंदर वो चीज नहीं है। दीदी वो अपने लेवल से जहां चाहेंगे। समय मेरे पास फिलहाल इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज हुसैन साहब, शाकिर अली साहब, इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। और जो बात शाकिर अली जी कह रहे थे कि साहब आप इंतजार कीजिए, जब राज्यपाल से मिलकर राजभवन से बाहर निकलेंगी ममता बनर्जी तो जरूर वो इन बातों का जिक्र करेंगी कि राज्यपाल से मुलाकात में उन्होंने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और कोरोना संकट दोनों को लेकर क्या चर्चा की। तो इंतजार कर लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।